आप सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के संबंध में कुछ अधिक जानकारियां हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और शेयर भी करो। ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸುಜ್ಞಾನವಾಣಿ SN TV ಸುಜ್ಞಾನವಾಣಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು शेयर ಕೂಡ ಮಾಡಿ। तो चलिए शुरू करते हैं। 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿತು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್। ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ, ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು उत्तीर्णरागी ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ शुरू ಮಾಡೋಣ। 10वीं कक्षा हिंदी सरल और सुलभता से अध्ययन करके उत्तीर्ण होने के लिए पासिंग पैकेज। तो चलिए शुरू करते हैं। मातृभूमि, मातृभूमि से संबंधित यानी इस कविता से संबंधित अनमोल प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से अनमोल है। ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ಕೇಳುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। भारत माता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुंदर है। वन उपवन फल फूलों से युक्त है। खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। सो ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। 80ಕ್ಕೆ 80 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 40-50% ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಇವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು। तो चलिए आगे देखते हैं। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। प्रश्न है, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। मातृभूमि का स्वरूप इस प्रकार सुशोभित है कि भारत माँ अमरों की जननी है। एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप धारण करके सुंदर और सुशोभित लग रही है। तो बच्चों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं, मुंदे नोडोण। भारत माता को अमरों की जननी क्यों कहते हैं। तो उत्तर है, गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान व्यक्तियों का जन्म इस मातृभूमि में हुआ है। इसी कारण से भारत माता को अमरों की जननी कहते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ, ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ, ರಾಮ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಾಂಬೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। अगला पाठ है कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब पाठ से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से अनमोल प्रश्नोत्तर हैं। सेब की हालत के बारे में लिखिए।
तो उत्तर है पहला सेब सड़ा था, 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब बिल्कुल पिचक गया था। चौथा सेब में काला सुराख था। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीरी सेब पाठ से क्या सीख मिलती है? कश्मीರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. तो उत्तर है खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है, इसलिए सावधानी बरतने की सीख मिलती है। तो इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है गाजर को मेजों पर स्थान क्यों मिलने लगा है? ಗಜ್ಜರಿಗೆ ಊಟದ ಮೇಜು ಅಥವಾ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ. गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को मेजों पर स्थान मिलने लगा है. ಗಜ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವಿಟಾಮಿನ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. तो अगला प्रश्न है गिल्लू पाठ से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से अनमोल प्रश्नोत्तर है. परीक्षೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? तो उत्तर है गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछा, घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया. ಆ ಗಿಲಹರಿ ಅಂದರೆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಲೇಖಕಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊದಲು ಆ ಅಳಿಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ರೂಯಿಸೆ ರಕ್ತ ಪೋಂಚ, ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸ್ತಾಳೆ. ಗಾವಂ ಪರ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಕ ಮರಹಂ ಲಗಾಯ, ಆ ಗಾಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ನ ಮುಲಾಮನ್ನು ಔಷಧಿಯನ್ನು लेपिस्ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಚ್ತಾರೆ. ಕೈ ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಉಪರಾಂತ್ ಉಸ್ಕೆ ಮುಹ್ ಮೇ ಏಕ್ ಬೂಂದ್ ಪಾನಿ ಟಪಕಾಯ, ಒಂದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए. इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है बच्चों. गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए. गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्दे पर चढ़ता और उतरता था. कभी फूलदानी के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में, सोनजोई की पत्तियों में चिपकर लेखिका को चौंकाता था. दिन भर बाहर की गिलहरियों के साथ उछलता कूदता रहता था. तो इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. और उसके साथ साथ अगला प्रश्न है, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिल्लू के प्रति लेखिका की ममता का वर्णन कीजिए. ಅಳಿಲೇನಿತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕಿಯವರ ಮಮತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಕರುಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. लेखिका माँ के समान घायल गिल्लू का उपचार करती है और उसके लिए एक घर बनाती है. ಆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಳಿಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಳಿಲಿಗೆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ. गिल्लू को खाने के लिए काजू और बिस्कुट देते. ಅಳಿಲಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾಜು ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. थाली के पास बैठकर खाना ಸಿಖಾತಿ ಹೈ, ತಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದನ್ನು, ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. गिल्लू के अंतिम दिनों में उसे बचाने की कोशिश करती है. ಅಳಿಲಿನ
ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಹತ್ರನೇ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. अभिनव मनुष्य पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर है. परीक्षा की दृष्टि से अनमोल है. परीक्षा दृष्टिಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. तो पहला प्रश्न है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन. इस पंक्ति का आशय समझाइए. अथवा कवि ने आधुनिक मानव की भौतिक साधना का परिचय कैसे दिया है. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. तो उत्तर है, आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त किया है. और अगला पॉइंट है, मानव के हाथों में जल, विद्युत और भाप बंधे हुए हैं. अगला पॉइंट है, पवन का ताप उसके हुक्म पर चढ़ता उतरता है. नदी, पर्वत और सागर एक समान लांग रहा है आधुनिक मानव ने. तो इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. तो अगला प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है, स्पष्ट कीजिए. उत्तर है, आपस की दूरी को मिटाकर जो प्रेम का रिश्ता जोड़ता है यही सही मानव का परिचय है. इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं अत्यंत सरलता पूर्वक. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. अगला प्रश्न है, मेरा बचपन पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर है. यह सभी प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से अनमोल प्रश्नोत्तर है. तो चलिए देखते हैं. पहला प्रश्न है, आशियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी. ಆಸಿಯಮ್ಮ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. तो उत्तर है, कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाते. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಾಳೆಯ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबर डालते. ಆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾವಲ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. और उसके साथ साथ घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी देते. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಚಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾರಿಯಲ್ ಕಿ ತಾಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ತಾಜಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. तो अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ನಮಾಜ್ के बारे में क्या कहते थे. ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರು ನಮಾಜ್ನ ಕುರಿತು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. जब तुम नमाज पढ़ते हो तो अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. तो इस प्रकार जैनुलाब्दीन ने नमाज के बारे में कहते थे. इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं. तो बच्चों चलिए अगला प्रश्नोत्तर देखते हैं. बसंत की सच्चाई पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं. तो पहला प्रश्न है, बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे. बसंत ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ. तो उत्तर है, बसंत भीख नहीं लेना चाहता था. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸಂತ್ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಶ್ರಮ के द्वारा कमाई करना चाहता था. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನು ಕಲ್ತಿದ್ದ. मोटर दुर्घटना में घायल हुआ, लेकिन घायल अवस्था में भाई प्रताप से राजकिशोर जी के पैसे लौटाता है. ಅವನಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸಹೋದರ ಪ್ರತಾಪ್ನಿಂದ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಸಂತ್ ಒಬ್ಬ ईमानदार लड़का ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. राजकिशोर जी के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए. पंडित राजकिशोर ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಚಯವನ್ನ. पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे. पंडित राजकिशोर ಅವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. और कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते थे. दीन दुखी लोगों के प्रति ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. बसंत से बिना चलनी खरीदे मुफ्त में पैसे देने के लिए तैयार थे. ಬಸಂತ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ಏನನ್ನೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪುಕ್ಸಟೆಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದರು. बसंत से चलनी खरीद कर उसकी सहायता करते हैं. ಬಸಂತ್ನಿಂದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ को बुलवाकर बसंत का इलाज करवाते हैं. ವೈದ್ಯರನ್ನ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಬಸಂತ್ನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. तुलसी के दोहे. बच्चों यह सभी दोहा जो है परीक्षा की दृष्टि से अनमोल है, इंपॉर्टेंट है. परीक्षೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೋಹೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. तो चलिए देखते हैं. दुआ है. मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक. तो यह दुआ है. इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार होता है. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए. खा पीकर शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है. उसी तरह मुखिया अपने विवेक से काम करके प्रतिफल सभी में बांटना चाहिए. इस प्रकार सरलतापूर्वक भावार्थ आप लिख सकते हैं बच्चों. तो चलिए अगला दोहा देखते हैं. जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहिम पय परिहरिवारि विकार. इसका भावार्थ है. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है. हंस रूपी साधु लोग पानी रूपी विकारों को छोड़कर दूध रूपी अच्छे गुणों को अपनाते हैं. तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं बच्चों. तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान. तुलसी दया न छांडिए जब लग गट में प्राण. इसका भावार्थ है. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का मूल है. इसलिए जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान का मतलब अहंकार, अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए. तो बच्चों आप इस प्रकार भावार्थ लिख सकते हैं. तो चलिए अगला दोहा देखते हैं. ಮುಂದಿನ दोहेಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. राम नाम मनि दीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार. यहाँ पे बाहिर हो गया है शब्द, बाहिरो करके लिखिए. तो इसका भावार्थ है. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा बाहर आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है. इसके संबंध में एक सवाल यानी प्रश्न भी पूछते हैं. मनुष्य के चारों ओर प्रकाश कब फैलता है, ऐसा सवाल पूछते हैं. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇದೇ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए अगला गद्य पाठ की ओर चलते हैं.
पाठ का नाम है इंटरनेट क्रांति। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಏನಿದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧನ, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಸ್ಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ನಿಬಂಧನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ನಿಬಂಧನ ನೀವು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇ ಉತ್ತರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ನಿಬಂಧ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಬಂಧನೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए देखते हैं विषय प्रवेश. पहला आधार बिंदु है विषय प्रवेश. अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों को एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल ही इंटरनेट यानी अंतर्जाल है. बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट का असर पड़ा है. तो विषय प्रवेश में आप इस प्रकार लिख सकते हैं. लाभ यानी इंटरनेट से होने वाले लाभ. तो पहला पॉइंट है इंटरनेट की सहायता से घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. इंटरनेट की सहायता से घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, मतलब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. और इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई विचार, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र, रकम, किताबों का विषय भेज सकते हैं. तो यह सभी इंटरनेट से होने वाले लाभ. और उसके साथ साथ अगला पॉइंट है वीडियो कॉन्फ्रेंस. बच्चों, इसके संबंध में सवाल भी पूछते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं परीक्षा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक ही जगह में बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. और उसके साथ साथ एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. और वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में भी यह उत्तर लिख सकते हैं. और इंटरनेट से होने वाला लाभ भी है. तो चलिए अगला आधार बिंदु देखते हैं. हानियाँ. अगला आधार बिंदु है हानियाँ, यानी इंटरनेट से होने वाले हानियाँ, दुष्परिणाम. तो पहला पॉइंट है इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है. यहाँ इंटरनेट से होने वाले हानि है. और मुक्त वेबसाइट के कारण चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी फंसे हुए हैं. तो अगला पॉइंट देखते हैं. इससे वक्त का दुरुपयोग होता है, यानी वक्त का नष्ट भी हो सकता है. बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं. यह भी इंटरनेट से होने वाले हानि यानी नष्ट है. तो अगला आधार बिंदु है उपसंहार यानी निष्कर्ष. इंटरनेट एक ओर वरदान हो तो दूसरी ओर अभिशाप है. इसलिए जितना चाहिए उतना ही इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए. इंटरनेट से हमें सचेत रहना चाहिए. तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के बारे में निबंध लिख सकते हैं. तो चलिए बच्चों अगला गद्य पाठ की ओर चलते हैं. ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. गद्य पाठ का नाम है ईमानदारों के सम्मेलन में. ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ से संबंधित अनमोल प्रश्नोत्तर हैं परीक्षा की दृष्टि से. लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ನಿಮಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. तो उत्तर है हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. ನೀವು ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದೀರಾ? हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे और आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. तो बच्चों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. तो अगला प्रश्न है, मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? मुख्य अतिथि का मतलब कौन है? यहाँ पे लेखक है. तो उत्तर है, इन सभी घटनाओं में कार्यक्रम के आयोजनकर्ता लेखक को पहले दर्जे का किराया दिए तो वे दूसरे दर्जे में सफ़र करके 150 रुपये बचा लेते हैं. यह एक बेईमानी गुण है. और दूसरा पॉइंट है, रेलवे स्टेशन पर जब उनको फूल मालाएं पहनाई गई, उन फूल मालाओं को बेचने के लिए मालिक को ढूंढते हैं. यह भी एक बेईमानी गुण है. मुख्य अतिथि की चप्पलें चोरी होने के बाद वहां पड़ी फटी पुरानी चप्पलें को भी मुख्य अतिथि ने पहन लिया. इन सभी घटनाओं में ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕಿ ಬೇಯಿಮಾನಿ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಿ ಹೈ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुए? ಸಂಕ್ಷೇಪ में लिखिए. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. तो चलिए देखते हैं उत्तर. लेखक को ईमानदारों के सम्मेलन में चप्पलें चोरी हो गई थी. दूसरे ईमानदार डेलीगेट उनकी चप्पलें पहनकर उनको ही सुझाव देने लगे थे. उनके कमरे में कंबल और चादर चोरी हो गया था और इसके साथ साथ लेखक का धूप का चश्मा भी चोरी हो गया था. एक सज्जन उनके धूप का चश्मा पहनकर उनको ही समझाने लगे थे. अंत में हम यह कह सकते हैं कि सम्मेलन में लेखक का अनुभव बहुत बुरा था. ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? ಲೇಖಕರು ಆ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, सम्मेलन में लेखक के सभी सामान चोरी हो गया था. ताला तक चुरा लिया गया था. अब वे बचे थे. अगर वे वही रुके तो उन्हीं को चुरा लिया जा सकता था. यह सोचकर लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾಲಾ ತಕ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಚಾವಿ ಬೀಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಲೇಖಕರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೇನಾದರೂ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ಳತನ ಬಿಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो चलिए अगला पाठ देखते हैं. पाठ का नाम है दुनिया में पहला मकान. परीक्षा से संबंधित परीक्षा दुनिया में पहला मकान पाठ से संबंधित परीक्षा के लिए अनमोल प्रश्नोत्तर है. पहला प्रश्न है, लालिम और किंचा लालिदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? ಆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಲಾಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಚಾ ಲಾಲಿದಾಮ್ ಇಬ್ಬರು ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಏಕೆ ಹೋದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ है, लालिम और किंचा लालिदाम दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे. ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
मुश्किल यहाँ थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं. ಕಷ್ಟ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳೇನಿತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಿತ್ತು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡೋಣ. दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की. ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವ ಯಾವ ಜಾನುವಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. दोस्तों ने हाथी, सांप, भैंस और मछली से मुलाकात की. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. तो अगला प्रश्न है भैंस के पंजर से दोस्तों को क्या जानकारी मिली. जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी थी उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से चप्पर का पंजर बनाने की जानकारी मिली. भैंस के पंजर से ये दोनों दोस्तों को यह जानकारी मिली थी. इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं बच्चों. चलिए अगला गद्य पाठ की ओर चलते हैं. समय की पहचान कविता से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से अनमोल प्रश्नोत्तर हैं. तो पहला प्रश्न है मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है. उत्तर है मनुष्य को समय नष्ट ना करने से सुख की प्राप्ति है और आलस और बहाना बनाना छोड़कर मेहनत से काम करने से सुख की प्राप्ति होती है. तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं. तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए. ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು. तो उत्तर है समय को सच्चा साथी बना लेने से समय का सदुपयोग होता है. और वैसे ही जब भी हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देने से समय का सदुपयोग होता है. और उसके साथ साथ सही समय पर सही काम करने से समय का सदुपयोग होता है. तो इस प्रकार हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं बच्चों. तो आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है. तो अगला प्रश्न है कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं. ಕವಿ ಈ ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ 4 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. तो उत्तर है जो काम करते हैं उसमें मन लगाकर करो. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. और दिल यानी आत्मा में दिल में विश्वास करो. यानी आत्मा पर विश्वास करो. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಂದೇಹ को दूर करो. ಸಂದೇಹವನ್ನು ದೂರ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ऐसा अच्छा सुसमय समय कब तुम्हें मिलता है. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. आज का समय खोकर आगे बहुत पछताओगे. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡ್ತೀಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕೊನೆಯ 4 ಸಾಲು ಅಥವಾ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो चलिए अगला गद्य पाठ देखते हैं. गद्य पाठ का नाम है रोबोट. तो पहला प्रश्न है धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी. धीरज सक्सेना ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೋಬೋಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. उत्तर है उनके नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए और वर्ड प्रोसेसर पर उनका काम संभालने के लिए बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत थी. तो इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं. रोबोनिल
और ರೋಬೋದೀಪ್ की मुलाकात का वर्णन कीजिए और ಇಬ್ಬರ ಭೇಟಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. रोबोनिल रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था. ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई. रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते जबरू को घुमाने आया करता था. दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई. तो इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ವಿಜ್ಞಾನ ಕಥಾ का ಸಾರ್ लिखिए. ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो विज्ञान कथा का सार इस प्रकार है कि एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है. किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है. संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है. अंततः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा. तो इस प्रकार विज्ञान कथा का सार लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. महिला की साहस गाथा पाठ से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से अनमोल प्रश्नोत्तर आज हम देखेंगे. पाठ का आशय से संबंधित एक प्रश्न पूछते हैं. प्रस्तुत पाठ से क्या संदेश मिलता है. इस प्रकार सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. तो उत्तर है इस पाठ से बच्चे साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीखते हैं. इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನೀವೇನನ್ನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. बचेंद्री का बचपन कैसे बीता. ಬಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो उत्तर है बचेंद्री का बचपन बहुत मुश्किल में बीता. बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था. और अगला प्रश्न है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री ने क्या किया. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री ने क्या किया. तो उत्तर है बचेंद्री ने पावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया. अगला पॉइंट है बाद में अपने घुटनों के बल बैठी. बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माते के ताज का चुंबन किया. और हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र को लाल कपड़े में लपेटकर छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया. तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बचेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए. दक्षಿಣ ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. तो उत्तर है दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. और अगला पॉइंट है ढलान एकदम सीधी नीचे चला गई थी जिससे बचेंद्री की सांस मानो एकदम रुक गई थी. बचेंद्री को लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है. तो ऐसा अनुभव हुए थे बचेंद्री पाल जी को.
इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। सूर्यशाम पद से संबंधित प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಯಾಕೆ? तो उत्तर है क्योंकि भाई बलराम कृष्ण को बहुत चिढ़ाता था। वह कृष्ण से कहता था कि यशोदा माँ ने उन्हें जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, ಮುಂದಿನ प्रश्न है, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज हैं? उत्तर है क्योंकि यशोदा हमेशा कृष्ण को ही मारती है और डांटती भी है। भाई बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती और मारती भी नहीं। इसी कारण से कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती हैं? उत्तर है यशोदा कृष्ण को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि बलराम जन्म से ही चुगलखोर हैं। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ। इस प्रकार कहते हुए यशोदा कृष्ण के क्रोध को शांत करती है। तो बच्चों इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गद्य पाठ का नाम है कर्नाटक संपदा। कर्नाटक संपदा पाठ से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से अनमोल प्रश्नोत्तर हैं यह सभी, और यह पाठ भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों जरा गौर से देख लीजिए और अभ्यास करना ही चाहिए। तो पहला प्रश्न है, कर्नाटक की प्रमुख नदियां और जलप्रपात कौन कौन से हैं? ಮಕ್ಕಳೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो कर्नाटक की प्रमुख नदियां और जलप्रपात कौन कौन से, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನದಿ ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ। तो नदियां हैं कावेरी, कृष्ण, तुंगभद्रा आदि, और जलप्रपात है जोग, अब्बी, गोकाक और शिवन समुद्र। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न उत्तर है, कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? तो वे हैं कुवेंपु, दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, वेकरू गोकाक, UR अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड, चंद्रशेखर कंबार। इन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बांध और जलाशयों के क्या उपयोग हैं? तो उत्तर है कर्नाटक के प्रमुख नदियों को बांध बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं जिससे राज्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। ಬೆಂಗಳೂರು में कौन कौन सी बृहत संस्थाएं हैं? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ? तो वे हैं भारतीय विज्ञान संस्थाएं, HAL, HMT, ITI, BHEL आदि बृहत संस्थाएं बेंगलुरु में हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कर्नाटक के
प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अत्यंत अमूल्य प्रश्न है। तो उत्तर है, प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। तो अगला पॉइंट है, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग को सह्याद्री कहलाता है और दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां विद्यमान है, यानी शोभायमान है। तो बच्चों, आप इस प्रश्न को उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಪಶ್ಚಿಮಿ ಘಾಟ್ ಕಿಸೆ ಕಹತೆ ಹ್ಯಾಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ उत्तरವನ್ನು ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ उत्तरದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक की ಶಿಲ್ಪಕಲಾ का ಪರಿಚಯ दीजिए। ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಏನಿದೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। तो उत्तर है, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिरों की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। वे सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां सुनाती हैं। और अगला पॉइंट है, श्रवण बेळगोळ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर होना चाहिए कि एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुरा के गोल गुंबज की विस्पेयरिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। तो अगला पॉइंट है, मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। वैसे ही प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन राजमहल आर्ट गैलरी का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला का परिचय और वास्तुकला का परिचय दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक की साहित्यकारों की क्या देन है? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ। तो उत्तर है, कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्ण क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। वैसे ही पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। तो अगला पॉइंट है, ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ। पंप, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवंक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। तो बच्चों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ। गद्य पाठ है बाल शक्ति। बाल शक्ति पाठ से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से अनमोल प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ। तो उत्तर है,
गांव के परिसर को स्वच्छ रखना और गांव की गंदगी को दूर करना चाहिए। ऐसा करने से गांव को आदर्श गांव बनाया जा सकता है। और अगला पॉइंट है, गांव में कई गड्ढे होते हैं, उनको मिट्टी से ढांपना चाहिए। और गांव के चारों ओर पेड़ पौधे लगाकर गांव को हरा भरा रखना चाहिए। और उसके साथ साथ अगला पॉइंट है, गांव का कूड़ा कचरा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाना चाहिए। और गांव के लोगों को गांव स्वच्छ रखने से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी देना चाहिए। और आपस की दूरी को मिटाकर आपस में स्नेह का बांध बांध कर मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ऐसा करने से किसी एक गांव को एक आदर्श गांव आप बना सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। कलेक्टर साहब ने बच्चों की बढ़ाई में क्या कहा? तो उत्तर है, गांव को साफ सुथरा देखकर कलेक्टर बहुत खुश हुए। वह कहते हैं कि गांव को इन बच्चों ने एक नया जीवन प्रदान किया है। इन बच्चों की जितनी बढ़ाई की जाए उतनी ही कम है। सबने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। तो इस प्रकार कलेक्टर साहब ने बच्चों की बढ़ाई में कहा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कविता से संबंधित प्रश्न है। इस कविता में क्या देते हैं, अपूर्ण कवितांश को पूर्ण करने के लिए देते हैं। तो चलिए कविता देखते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ಈ ಒಂದು 4 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂಥ, ನೋಡ್ದೇ ಬರೆಯುವಂಥ ರೂಢಿಯನ್ನು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ 4 ಸಾಲುಗಳನ್ನು 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. तो अगला प्रश्न है पत्र लेखन, उसमें चुट्टी पत्र। ಈ ಪತ್ರ ಲೇಖನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡದೇ ಬರೆಯುವಂತಹ ರೂಢಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ देखते हैं। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ। चुट्टी पत्र तो ऐसा लिखना चाहिए कि प्रेषक में पत्र लिखने वालों का पता लिखना चाहिए। प्रेषक का मतलब पत्र लिखने वाला यानी भेजने वाला। ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। निहांत एच.एस, दुर्गा देवी गली हुसूर, तहसील हानगल। और उसके बाद सेवा में लिखना चाहिए। सेवा में ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಥವಾ ಓದುವವರು, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು। प्रधान अध्यापक सरकारी प्रौढ़शाला चिकांसी हुसूर, तहसील हानगल। इस प्रकार सेवा में लिख सकते हैं। उसके बाद विषय को लिखना है। विषय है 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ರಜೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಸೇವಾಮೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಕಕ್ಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಕ್ಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ अंशಗಳು। तो विषय के बाद क्या लिखना चाहिए, आदरणीय महोदय संबोधन को लिखना चाहिए। तो उसके बाद
विषय विस्तार के साथ लिखना चाहिए। तो विषय है उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे सविनय निवेदन है कि दिनांक 1 मार्च 2023 से 3 मार्च 2023 तक अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए मैसूर जाना है। कृपया इन 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। धन्यवाद। आपका ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾದ್ ನೇಹಾಂತ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 3 ಇಂದ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಲಗಡೆ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಢಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಢಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. प्रेरणार्थक क्रिया. क्रिया शब्द प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक. हंसना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है हंसाना और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द है हंसवाना. वैसे ही उड़ना, उड़ाना, उड़वाना. पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना. उठना, उठाना, उठवाना. करना, कराना, करवाना. तो आगे देखते हैं. चलना, चलाना, चलवाना. लिखना, लिखाना, लिखवाना. दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना. जागना, जगाना, जगवाना. जीतना, जिताना, जितवाना. बैठना, बिठाना, बिठवाना. तो अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. संधि. संधि से संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं, अब गौर से देख लीजिए. पहला संधि है दीर्घ संधि. समानाधिकार, धर्मात्मा, विद्यार्थी, विद्यालय, कवींद्र, गिरीश, महेंद्र, रजनीश, लघुत्तर, सिंधुर्जा, उदुत्सव, भूर्जा, पितृण. यह सभी दीर्घ संधि से संबंधित उदाहरण हैं. ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ನೆನಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. अगला संधि है गुण संधि. गुण संधि से संबंधित उदाहरण है गजेंद्र, परमेश्वर, महेंद्र. रमेश वार्षिकोत्सव जलोर्मಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇದೊಂದು ಜಲೋರ್ಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಲೋರ್ಮಿ, महोत्सव, महोर्मि, सप्तर्षि, महर्षि. यह सभी गुण संधि से संबंधित उदाहरण हैं. तो बच्चों चलिए अगला संधि देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಸಂಧಿ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. एकैक, मतैक्य, सदैव, महेश्वर्य, परमौज, वनौषध, महोजस्वी, महौषधि. ये सभी वृद्धि संधि से संबंधित उदाहरण है. तो अगला संधि है यण संधि. अत्यधिक, इत्यादि, प्रत्युपकार, मनवंतर, स्वागत, पितृनुमति, पित्राज्ञा, पितृपदेश. ये सभी यण संधि से संबंधित उदाहरण हैं. बच्चों चलिए अगला संधि देखते हैं. अयादि संधि. चयन, नयन, गायक, नायिका, भवन, पावन, नाविक. ये सभी अयादि संधि से संबंधित उदाहरण हैं. वैसे ही व्यंजन संधि. व्यंजन संधि से संबंधित उदाहरण हैं दिग्गज, सद्वाणी, अजंत. अंजत ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅಜಂತ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. षड्दर्शन, वाग्जल, तद्रुप. ये सभी व्यंजन संधि से संबंधित उदाहरण हैं. वैसे ही विसर्ग संधि. निश्चय, निष्कपट, नीरस, दुर्गंध, मनोरथ, पुरोहित. ये सभी विसर्ग संधि से संबंधित उदाहरण हैं. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ
ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೂರಕ ವಾಚನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ समाप्तिಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. तो बच्चों, आप सबसे विनती है कि हमारे YouTube चैनल सुज्ञानावाणी SNTV सुज्ञानावाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और शेयर करो. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. आप सभी को धन्यवाद. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.